को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एंगुलर ऑसिलेशंस को स्टडी करेंगे, जिसको हिंदी में कोणीय दोलन कहते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है सिंपल पेंडुलम, और दूसरा कंपाउंड पेंडुलम। और एक तीसरा और है टॉरशनल पेंडुलम। ये हम लोग को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो लीनियर ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे, लीनियर ऑसिलेशंस। जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तो थी, लेकिन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जो आपने स्प्रिंग का एग्जाम्पल पढ़ा था वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो और चाहे वर्टिकल स्प्रिंग हो, ये आप जानते हैं। अब हम लोगों को करना है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, या जो ऑसिलेशंस कराने हैं वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हम लोग लीनियर मोशन बहुत छोटे से क्लास से पढ़ते आए हैं, एंगुलर मोशन भी पढ़ना शुरू कर दिया था आपने 11th लेवल से, और बीएससी में भी आपने रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन पढ़ा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने रोटेशनल मोशन में भी पढ़े हैं, और उसके पहले वाले आप पढ़ते ही रहे। तो आप अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? आप लोगों में से कोई बताए। बल की जगह बलाघूर्ण आएगा, यानी फोर्स की जगह कौन लेगा? टॉर्क। और अगर हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते थे लीनियर मोशन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता था डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। कोणीय विस्थापन, जो कोणीय विस्थापन है, अगर उसकी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दोगे कि ऑसिलेशन इस तरीके से हो कि उस पर जो एक्टिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो इस तरीके से लगे कि कोणीय विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सीधे समानुपाती हो, और उसकी दिशा हमेशा मीन पोजीशन या मध्यमान स्थिति की तरफ हो। भाषा समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? डिफिकल्ट तो नहीं लग रही भाषा? इसको लग रही है, क्यों? तो ध्यान से पढ़ा नहीं क्या पहले? देखिए, सरल सी भाषा में प्रयोग करता हूँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कोशिश करके समझने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा 9th में चले जाएंगे तो कोर्स कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम सीधे से वहीं से बेसिक जहाँ से शुरू होता है वहीं से हम शुरू करते हैं। आपने F प्रोपोर्शनल टू -x पढ़ा है लीनियर वाले में,
को आप f इक्वल टू माइनस सी एक्स या के एक्स लेते रहेंगे, है, और माइनस डी एक्स, जो भी आपने नोटेशन पढ़ा। अब चूंकि लीनियर से हट के हम एंगुलर शब्द प्रयोग किए हैं, तो इसमें ये ऐसे छिपा हुआ टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। सरल भाषा में आपकी जो परिभाषा या डेफिनेशन है वही रहेगी, बस स्थान फोर्स का टॉर्क ले लेगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट x का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो रटने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भी नहीं समझ में आया? तो यहीं पे आप शुरुआत कर लीजिए, टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और इसको मैं पहले हमने शायद के नोटेशन लिया था, अब मैं सी लेके चलूंगा, कुछ तो नोटेशन में फर्क कर देता हूं। और टाउ इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये बेसिक इक्वेशन हो गई। अब यहां पे टॉर्क को क्या लिखा जाता है? आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा, और अल्फा को हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में d2 थीटा अपॉन, क्या ये भी हमें समझाना पड़ेगा? इक्वल टू माइनस सी थीटा, और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c अपॉन i थीटा इक्वल टू 0। और इसी को हम यहां ऊपर लिखते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? इतना जानते हो? सेकंड ऑर्डर। दो बार हो गया ना, सेकंड ऑर्डर। अगर d थीटा बाई dt लेके चलते होते तो फर्स्ट ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आप रट भी लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस थीटा की जगह किसने ले ली? एक्स की जगह किसने ले ली है? वहां पे c अपॉन m होता था, अब यहां पे c अपॉन i, जहां पे ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट c अपॉन i। ये ध्यान दें। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम सॉल्यूशन करने वाले नहीं हैं और जरूरत भी नहीं। सॉल्यूशन क्या होगा? x की जगह पे थीटा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई होता था। तो अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंगुलर को हम x और a वहां बना लिए थे, अब यहां पे बनाए थीटा में कौन से बनाए? थीटा नॉट, बिल्कुल सही, क्योंकि दो नोटेशन ना लेके थीटा नॉट बना लेते हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये उसका सॉल्यूशन है। x की जगह पे थीटा ने ले लिया है, a की जगह थीटा नॉट ने, और सब पहले जैसा लिखा हुआ है। ये फाई इनिशियल फेज है जो कि बदलता रहता है। हमने ग्राफ प्लॉट करके भी पिछले क्लासेस में समझाया था। आप क्लियर हो गए या नहीं? अब सीधे सीधे से हम सिंपल पेंडुलम को अब सही तरीके से करते हैं। जो आपने इंटर लेवल पर करा है वो सही तरीका नहीं था, जबरदस्ती लीनियर मान के आपने सॉल्व किया था। जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक रिजिड सपोर्ट से, किसी डोरी से या स्ट्रिंग से एक बॉब को, हैवी बॉब को यहां पे मैं बांध दूं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करते हैं इसकी लेंथ L है और इसका मास m है इस बॉब। अब हम किसी एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस, थीटा पे हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं।
कर दिया डिस्प्लेस, हो गया डिस्प्लेस। फिर ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, छोड़ने पे मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए यहाँ जाएगा और उसके बाद फिर रुक जाएगा और वापस लौटना शुरू करेगा और यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहाँ क्रॉस करेगा। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे mg फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है। ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला। अगर ये L है तो ये कितना हो जाएगा? L sin थीटा। सबको समझ में आ गया? ये वाली लेंथ L cos थीटा होगी। अब आप यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से ये इस पे टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है। थियोरेटिकली तो आप जानते हो I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ये रोटेशन के हिसाब से, और इससे इसकी जब थीटा डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? अगर इसकी लंबाई L है तो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ये जो डिस्टेंस है वो L sin थीटा निकलेगी। किसी कोई दिक्कत? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? पीछे वाले नहीं ध्यान से सुन रहे हैं? ये आपको समझ में आ गया L sin थीटा? अब आप टॉर्क क्या जानते हो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? चूंकि डायरेक्शन हमारी ये है तो हम माइनस साइन लगाएंगे और L sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं अब करना है, काम हो गया। अब आप देखिए I जो है बाद में रखेंगे और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mgl अपॉन ये I हो जाएगा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब चूंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से L दूरी पे है, m मास है, पॉइंट मास की तरह है बॉब, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर। यही तो होगा। तो हम I की जगह पे ml स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर इस L को खत्म कर देगा। तो अब इक्वेशन क्या होगी? d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन L इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो ओमेगा स्क्वायर थीटा हुआ करती है, समझ गए? लेकिन यहाँ पे और तो सब कुछ मिल रहा है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर रख भी लेंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंस, यहाँ पे अंतर है। इस अंतर को हम कैसे दूर करें? इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की सीरीज भी होती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। जब छोटी वैल्यू होती है तो उसका क्यूब और छोटा हो जाता है। ध्यान रहे कि जब हम वैल्यू रखते हैं वो रेडियन में रखते हैं, तो आप 5 डिग्री का इस क्यूब जो है 125 कम नहीं होता, लेकिन जब आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है ना? वो कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए कि हम हवा में सोचते रहते हैं कि भैया 5 डिग्री 10 डिग्री में या 8 डिग्री में ये तो कम तो नहीं हुआ, उसका क्यूब कैसे छोटा हो जाएगा। संकोच बस पूछता नहीं है कोई, लेकिन ये ध्यान रहे कि साइन थीटा, ये थीटा जो है ना रेडियन में नापा जाएगा जब इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है,
डिग्री में अगर लोगे तो ये 5 डिग्री भी बहुत होगा, 1 भी बहुत होता, 1.2 डिग्री भी बहुत होता है। हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन तभी सही रहता है, चाहे वो आप कंपाउंड पेंडुलम का, बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करें, चाहे सिंपल पेंडुलम का करें, चाहे वो किसी पेंडुलम का करें, इस तरीके से ऑसिलेशन वाला आप जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ज़्यादा ना रखें। जितना कम रखेंगे उतना ही ये कंडीशन साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगी, है ना। ये ध्यान रहे, जो आप प्रिकॉशंस लिखते हो, जो प्रैक्टिकल करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कर देने से एम्पलीट्यूड आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो जाता, बल्कि गलत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन से एग्जैक्टली तभी होगी बराबर जब इसकी जगह पे थीटा हो, और थीटा तभी होगा जब साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो। तो हम किस तरीके से लिखे ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वेशन होगी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन डिफरेंशियल निकल आई है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात जो हमने निकाला है, सबको समझ आ गया, मिटा सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल है, यानी ओमेगा इक्वल टू यानी 2 पाई बाई टी इक्वल टू, है ना, अंडर रूट जी बाई एल, और टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल। यही आपको करना था। हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्चुअल जो कि होती है उस तरीके से इसको समझाना था, इसलिए मैंने समझाया। अब हम लोग सीधे सीधे कंपाउंड पेंडुलम पे आते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल पेंडुलम तो कभी शायद कोई पूछ दे, लेकिन चूंकि जब तक सिंपल पेंडुलम समझ में नहीं आएगा इस तरीके से ट्रीट करने में, तो सीधे सीधे कंपाउंड पेंडुलम को समझना डिफिकल्ट होगा। अब मैं सीधे कंपाउंड पेंडुलम पे आता हूँ। अब मैं मेन हेडिंग डाल देता हूँ कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम का दूसरा भी नाम है फिजिकल। कंपाउंड को फिजिकल पेंडुलम भी कहते हैं। उसको कहते थे सरल लोलक सिंपल पेंडुलम को, इसको भौतिक लोलक कहेंगे, है ना। अब इसमें क्या है, कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है, आपने पढ़ा है दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी, पढ़ा है आपने। तो जो दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी किसी भी शकल सूरत की हो सकती है, कोई भी रिजिड बॉडी आप ले सकते हो। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हमें बताने की इस समय जरूरत नहीं है। तो हमने कोई भी रिजिड बॉडी ले ली, ठीक है, हमने ये शकल बन गई तो ऐसी शकल की बना दी, बॉडी है, लेकिन साथ में ऐसी होनी चाहिए कि ऑसिलेट कर सके वर्टिकल प्लेन में, और कुछ हम ऐसी जुगाड़ या व्यवस्था कर सकें कि उसको हम सस्पेंड करा सकें। सपोज करते हैं इसको हमने यहाँ पे होल्ड करके लटकाने की व्यवस्था कर दी। हमने वो थ्योरी बताने के लिए वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये बॉडी है, इस बॉडी का कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सपोज करते हैं यहाँ है सीधी। ऑसिलेशन कैसे कराओगे, एक किनारे ले जाओगे, जो उसकी मध्यमान स्थिति है उससे आप एक किनारे ले जाओगे। हम ले गए, अब ये इसकी स्थिति ये हो गई, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ये हो गई। यानी कि ये जो लाइन थी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिस पे आपने लटकाया था, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होके यहाँ आ गई। चित्र दिखाई दे रहा है, पीछे तक थोड़ा छोटा बन गया, दिख रहा है या बड़ा बनाए करके, दिख रहा है।
तो अब ये जो है बिल्कुल ऐसे यहाँ चला गया, ये एंगल बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह थीटा हमने यूज कर लिया। अब सपोज करते हैं कि S से CG तक की डिस्टेंस L है, ये भी L रहेगी। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे कि आपने सिंपल पेंडुलम में ली थी, ये भी L sin थीटा ही आएगी कि नहीं आएगी? ये तो बदलनी नहीं है। और सपोज करते हैं इसका मास m है, इस बॉडी का, यहाँ बॉब का नहीं है, पूरी वस्तु जो है या पिंड है उसका द्रव्यमान हमने m माना हुआ है। कितना माना है? द्रव्यमान या जिसको मास कहते हैं वो माना कितना है? m है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा भी। इसमें भी वही इक्वेशन बनेगी, टॉर्क यानी I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर में एक स्टेप थोड़ा सा पहले लिख दिया, ये टॉर्क हुआ। और इसमें भी वही माइनस mgl, mg हो गया नीचे की ओर फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। बिल्कुल सिंपल पेंडुलम वाली ही समीकरण बना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mgl अपॉन I sin थीटा इक्वल टू, अभी तक कोई अंतर नहीं आया है, वही समीकरण है जो सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम का था। हम ये भी कर लेंगे कि थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा इक्वल टू थीटा। तो अब आपका आ जाएगा और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mgl अपॉन I इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब अंतर कहाँ आने वाला है इस पे ध्यान दो। पीछे वाले महोदय ना ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हो ना मेरी बात सुन रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो। अगर और कुछ काम करना है तो घर ही में रहो, बाद में वीडियो देख लेना। वीडियो भी नहीं देखते हैं क्योंकि उसका चैनल की एनालिसिस आती है तो किसी का जो एवरेज टाइम देखने का लिखा होता है, कभी 2 मिनट कभी 1 मिनट, यानी कुछ बच्चे 7-8 बच्चे देखते हैं उसमें, और तब वो एवरेज आता है। कुछ लोग 10 सेकंड देखे, कोई 1 मिनट देखे, कोई 1.5 मिनट देखे। यहाँ भी नहीं पढ़ना है, वीडियो में भी नहीं पढ़ना। क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, छिपता कुछ नहीं है, हर चीज एनालिसिस में आ जाती है। आप कितने सिंसियर हो हमें पता है। सब्जेक्ट में पढ़ाने में कोई कमी नहीं हम करते हैं, हम उस लेवल से पढ़ाना चाहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो कहीं भी किसी लेवल पे, चाहे वो IAS का कंपटीशन दे, चाहे PCS का दे, चाहे वो BSc का दे। भाई उतना लेवल तो हम कवर नहीं करेंगे, इतना टाइम है हमारे पास कवर करने को, लेकिन इतना बेसिक दे देंगे कि आप सेल्फ स्टडी से उसको आगे कर सकते हैं। वही चीज़ें हम करने को छोड़ पाते हैं। तो ये चीज़ें छिपती नहीं हैं, हमें पता है कि इसका क्या रिजल्ट आना है, हमसे कुछ भी नहीं छिपता। चैनल एनालिसिस में सब आ जाता है। क्योंकि जो देखिए हम ये जानते हैं कि जो ध्यान से सुनेगा उसको कभी भी टीचिंग खराब लग ही नहीं सकती। 7, 8, 10 लाइक्स मिलते हैं, लाइक्स वही करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही कर देते हैं कि ठीक है सर, लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, चलो लाइक करते हैं। और कुछ लोग वाकई देख के उनको अच्छा लगता है तो करते हैं, और कुछ लोग हवा में इसलिए छोड़ देते हैं, पता ही नहीं क्या करना है, तो वो सब पता चलता है। क्योंकि देखा ही नहीं है तो कैसे पता होगा। तो ये सब कहानी आप लोग की छिपती नहीं है। आप लोग कितने भी मतलब चालाकी करना चाहिए। हम भी जब छोटे थे तो कहा जाता था कि भगवान सब जगह से देखता है, तो हम सोचते थे कैसे भगवान देखता है, हम कमरे में बंद है, अकेले हैं, कैसे देख लेगा, हमको भी देख लेगा, कोई दूसरा है उसको भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा, वहाँ भी देख लेगा, एक साथ सबको कैसे देख लेगा, है ना। लेकिन ये तय बात है, हमको सब दिख गया है कि कैसे देख लेता है ईश्वर। अपने को शून्य से आप विराट कर जिस दिन कर लेते हो उस दिन सब दिखाई देने लगता है, कोई चीज छुपती नहीं।
तो जब ज्ञान नहीं होता है तब ऐसे प्रश्न आते हैं। इसलिए यह भ्रम निकाल दो कि ईश्वर नहीं देखता, हर क्षण देखता है, हर जगह देखता है, हर कण को देखता है, हर पॉइंट को देखता है, हर समय देखता है। ये आप ध्यान रखिए। लोग समझते हैं, वही तो कहते हैं कि चोरी करते छुपके, वो ऐसे छिपके जा रहे हैं, पता चला कि सब तब भी पकड़ लिए गए। अरे तुम अपना शरीर कैसे विलुप्त कर सकते हो? शरीर आपका रिप्रेजेंट करता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये जो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mgl अपॉन I थीटा इक्वल टू 0 है ना? अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। अभी लिखना बंद कर देते हैं। हाँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। बॉब का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑसिलेट कर रहा था, वहां पे हमने ml स्क्वायर लिख लिया था, लेकिन ये कोई रिजिड बॉडी है। अगर रिजिड बॉडी डिफाइन ना हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर उसको रोटेट कराया जाए, एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही हो, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कितना होता है? आप ही में से कोई बताए? किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा चुका हूं मैं, m के स्क्वायर, I इक्वल टू m के स्क्वायर। जब बॉडी की हमने शकल ही डिफाइन नहीं की तो m के स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बशर्ते एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होने वाली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली अक्ष के अनुदिश हो। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है या नहीं? नहीं है। कौन सी है? कितनी दूर है? L डिस्टेंस। तो अब इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लगेगी। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट I इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर होता है, यहाँ ML स्क्वायर होता है। ये बात समझ लीजिए, कंपाउंड पेंडुलम तभी समझ में आएगा, और तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। What is compound or physical pendulum? Any rigid body capable of oscillating in a vertical plane about a point can be considered as physical or compound pendulum. कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई द्रव पिंड जो कि दोलन कर सकता है किसी अक्ष के सापेक्ष, भौतिक लोलक या फिजिकल पेंडुलम होता है। अब उसका जड़त्व आघूर्ण, आप चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नहीं बनाया, हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लटकाया नहीं है, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लटकाने पे ऑसिलेशन ही नहीं हो पाते। आपने बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया होगा, बीच वाला जो जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस होल को छोड़ के ही आप ऑसिलेट कराते हैं। ठीक है? तो m के स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो m ब्रैकेट के अंदर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब आप i की जगह पे यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर तो फट से सिंपल पेंडुलम में ml स्क्वायर लिख लिया था, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अंतर कहाँ आया? m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, mm कट गया। अभी देखने में सही नहीं लग रहा, एक फैशन में नहीं लग रहा। इसको मिटा दे रहा हूँ, ये भी मिटा दे रहा हूँ, सब कुछ हम समझा चुके हैं। फिगर अभी बनाए रखता हूँ ताकि कुछ और बात बतानी हो तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है? तो ये हुआ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस यहाँ बचा g। सब लंबाई का हिसाब किताब के भी तो लंबाई से संबंधित है। नीचे है तो इसको भी नीचे ही उठा के ले जाते हैं। तो ये हो गया k स्क्वायर अपॉन l प्लस l स्क्वायर अपॉन l। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया। नीचे आएगा ना तो डिनोमिनेटर में आएगा इसके भी, तो इससे स्क्वायर कट गया इनटू थीटा इक्वल टू 0। अब क्या होगा? और d2 थीटा
अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 व्हिच रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कोणीय सरल आवर्त गति का ये अवकल समीकरण है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं अवकल समीकरण। और कैसी आवर्त गति है? सरल आवर्त गति है, लेकिन उसमें भी कोणीय सरल आवर्त गति। कोणीय सरल आवर्त गति का ये अवकल समीकरण हमको मिल गया है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह लिखा हमने? वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन, ये एल अकेला है ना, शुरुआत में लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो एल हमने पहले लिख दिया और प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल बार जी। इसी को आप लोग कैपिटल एल लिख देते हो, तब आप लिखते हो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट डी बाई एल या टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कोई लिखने में प्रॉब्लम नहीं। जहां पे वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर एल इक्वल टू एल प्लस के स्क्वायर अपॉन एल, ये इसी को आप लिखते हो एल को लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, क्योंकि हमने सिंपल पेंडुलम शुरुआत से पढ़ रखा है, उससे हमारी अच्छी जान पहचान है, उससे हमारा परिचय है, हम उसको पहचानते हैं। अब कोई होगा कंपाउंड अपॉन पेंडुलम, तो उसको भी हम उसी नज़र से देखना चाहते हैं। उसी नज़र से देखने के लिए हमने अंतर तो सिर्फ एल में है, जी तो पहले की तरह है, तो हमने जो भी एक्स्ट्रा आया था उसको हमने एल के बराबर लिख लिया। लेकिन वहां पर तो स्ट्रिंग की लेंथ लिख देते थे, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ ना होके इक्विवेलेंट लेंथ है। किसके इक्विवेलेंट? ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब इसमें लिखने में तो हमने मैथमेटिकली लिख लिया। एल हमें पता है क्या है, सी जी से लेके एस तक की डिस्टेंस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ रही है। के भी हमें पता है, बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन या घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, समझ में आ रहा? तो ये के स्क्वायर अपॉन एल का जो है चक्करबाजी इसमें है, इसको भी हमें बुद्धि में बैठाना पड़ेगा कि नहीं? हमें सामने दिख रही है बॉडी, तो प्लस हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक तो एल आ गई। अब इसमें कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, हमने बढ़ा दिया, यहाँ पहुँचा दिया और ये लिख दिया, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी वे में एल वेल लेके चल रहे हैं, तो हमने कहा ये के स्क्वायर अपॉन एल है, और इस पॉइंट को कुछ नाम देना पड़ेगा। भाई हमने सिंपल पेंडुलम की तरह वहाँ बॉब नहीं है, पूरी बॉडी का मास तो यहाँ केंद्रित है सीजी पे, लेकिन ऑसिलेशन के लिए सिंपल पेंडुलम की तरह कोई अलग ही कोई बिंदु प्रकट हो गया। चूंकि ऑसिलेशन है, इसीलिए इसको पॉइंट को ऑसिलेशन से जोड़ के नाम दिया गया सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, कुछ भी कह सकते हो। ये हमने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन किताब में लिखा, मैं वही लिखे दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। इसके अलावा अगर आप भी वैज्ञानिक होते उस जमाने में और आपने पहली बार ड्राइव किया होता, आप भी इसका नाम यही रखते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से पता है। अब चूंकि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेशन इसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की दूरी बता रहा है, इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम की तरह दिमाग में बैठाने, तो इसका नाम आप भी यही रखते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। क्या इसके अलावा कोई नाम तुम्हारे दिमाग में आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो इसलिए नामकरण जो है यथा नाम तथा गुणा, क्या कहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये भी मुहावरे हैं, आँख के अंधे नाम नहीं सुनते।
होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये डिजर्व करता है इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये दूरी CG से लेके ये होती है। तो जब भी बच्चे कॉपी चेक कराने आते हैं, भाई प्रैक्टिकल बुक हमें लिखने का वक्त नहीं है, जो बुक आती हैं अब BSc पार्ट 1 वाले बच्चे को क्या दिया जाए, नोट करते हैं। अब आप उसमें साफ साफ लिखिए, जब L आप लिखते हो, आप इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम लिख के छोड़ देते हो, तो वो प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखो, वेयर स्मॉल l इज दिस डिस्टेंस बिटवीन CG एंड या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस, और k² भी एक दूरी है, उसका भी बड़ा रोल है। तो k² को भी समझाओ उसमें, कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये आप बात करो। तो अब देखिए, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसको मिटा दूं। आपने θ सब समझ लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डेरिवेशन आना नहीं है, लेकिन इसकी फिजिक्स जानना, डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दो प्रैक्टिकल भी इसके लगे हुए हैं। अब तक ये बताइए ईमानदारी से, ठीक से समझ में आया या नहीं? सिंपल पेंडुलम की तरह सरल लग रहा है कंपाउंड पेंडुलम की? नहीं। बॉडी की शकल सूरत हम कुछ डिफरेंट भी बना सकते हैं और हो भी सकती है डिफरेंट, इससे हमें ध्यान नहीं देना है। अगर आपको सही से आता है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो आई की इसमें बस दिमाग लगाने वाला है। mgl sin थीटा सिंपल पेंडुलम में भी आता था और mgl sin थीटा इसमें भी आया, केवल आई वहां पर डायरेक्टली ml² हो गया था, यहाँ पे mk² प्लस ml² हुआ। क्यों हुआ ये आपने देखा कि कोई किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट mk² होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से L दूरी पे है। तो अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमें इसके अबाउट अगर निकालना है तो ICM प्लस ml² लिखना पड़ेगा, ICM mk² होता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। उसके बाद जब हम कंपेयर करते हैं ω² से तो अपने आप ही ये निकल के आ जाता है। अब दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π √L + k² L/g, यही तो लिखा। मैं एक काम करता हूं, हम चूंकि लंबाई है k² L, इसको L' मान लेता हूं, तो क्या होगा T = 2π √L + L'/g। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज और है, k² की वैल्यू LL' के बराबर होगी। अगर k² हमें जानना है, हमें L अगर पता चल जाए और L' पता चल जाए तो रेडियस ऑफ गायरेशन उस बॉडी की निकाली जा सकती है। k = √LL' हो जाएगी। अब मैं दूसरा काम करने वाला हूं, हमने इसको यहां सस्पेंड कराने के बजाय O से सस्पेंड करा देता हूं, उलट देता हूं। देखते टाइम पीरियड क्या आता है। तब टाइम पीरियड निश्चित रूप से यह आएगा L' + k² आएगा कि नहीं आएगा? L + k² होता है। अब हमारा जो L थी वो ये हो गई, उल्टा हो गया, उल्टा करके बना नहीं रहे, घंटा भी बोल गया है, तो L' हो गया। अब अगर k² की वैल्यू ये होती है, L' रख दोगे तो इसमें L' कैंसिल होगा, तो L + L' फिर आएगा जो कि पहले वाला है।
कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के अबाउट सस्पेंड करा के आप ऑसिलेट कराओगे, जो टाइम पीरियड आएगा वही टाइम पीरियड ओ के अबाउट आएगा, वही एस के अबाउट। और इसी को कहा जाता है कि एस एंड ओ पॉइंट्स आर इंटरचेंजेबल, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी हमें कंपाउंड पेंडुलम में और कुछ बताना पड़ेगा, कल आगे बढ़ाएंगे और टॉर्सनल पेंडुलम भी पढ़ाएंगे। यही मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।